हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड बाय दिलीप पांडे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग बात करें बोर्ड के अकॉर्डिंग तो बोर्ड के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट, और नीट या फिर अदर वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की बात करें तो वहां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और ध्यान समझ लें। मान लेते हैं अगर कोई भी इस टॉपिक में कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स पर जो है उसको कमेंट्स कर सकते हैं। तो ध्यान से इस टॉपिक को देखें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। अब जो 12th का, अगर 12th की बात करें तो जो है तो क्लास 12th में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और वो है प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हम कंप्लीशंस में भी जाए तो कंप्लीशंस में भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन। क्योंकि इसके पिछले वाले पार्ट्स में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग का स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो ट्रांसलेशन होता है, इस ट्रांसलेशन की स्टार्टिंग कहां से होती है। जो ट्रांसलेशन है सबसे पहले इसमें समझना रहता है जेनेटिक कोड के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हम जेनेटिक कोड की बात करें इस प्रकाश संश्लेषण में, जेनेटिक कोड की क्या भूमिका है या जेनेटिक कोड कहते किसे हैं, तो अगर हम इसको केवल समझे कि जेनेटिक कोड क्या है। देखिए जेनेटिक कोड जैसे सभी का एक अपना निश्चित प्रकार का कोड होता है, तो वो कोड के द्वारा ही जो है सभी अपने आप को कोडित करते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, चूंकि हम लोग को प्रोटीन का संश्लेषण कराना है, तो प्रत्येक जो प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है उसमें जो भी अमीनो एसिड भाग लेगा उसका अपना कोई एक निश्चित कोड होगा। जो प्रोटीन सिंथेसिस भाग लेने वाला अमीनो एसिड है उसका एक अपना जो है कोड होगा, और वही कोड वो जो है उसकी आनुवांशिकता का कार्य करेगा, इसलिए इसको नाम दिया गया जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में जो है अगर बात किया जाए तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर जो है अनुसंधान किए। जैसे कुछ नाम यहां पर आता है, जैसे मेथाई ओकोवा, नीरेनबर्ग, खुराना, हॉले। ये जो वैज्ञानिक थे, इन वैज्ञानिकों ने जो है इस जेनेटिक कोड को कोडित किया और जेनेटिक कोड की एक रूपरेखा यानी ब्लूप्रिंट यहां पर तैयार की। इनके अनुसार, इन लोगों के अनुसार जो है जेनेटिक कोड यानी जो प्रत्येक अमीनो एसिड है, उन प्रत्येक अमीनो एसिड का एक अपना निश्चित कोड होता है। अब वो निश्चित जो कोड होता है प्रारंभ में माना गया कि जैसे अगर हम बात करें एक जो है डीएनए की, तो उस डीएनए में अगर बात करें तो 4 प्रकार के जो है बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। पहले माना गया कि अगर मान लेते हैं कि एक जो यहां पर न्यूक्लियोटाइड है या बेस है, एक न्यूक्लियोटाइड अगर एक जो है कोड को कोडित करेगा तो केवल जो है 4 प्रकार के अमीनो एसिड को ही कोडित कर पाएगा। और अगर मान लेते हैं 2-2 को करता है, अगर ये 2-2 को कर रहा है तो भी 2 चौक 8 ही यहां पर कोडित कर सकता है। तो इस तरह से मेथाई ओकोवा, नीरेनबर्ग, खुराना, हॉली ने जो है इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि प्रत्येक जो अमीनो एसिड होता है, प्रत्येक अमीनो एसिड के पास जो है 3-3 न्यूक्लियोटाइड का समूह होता है। प्रत्येक अमीनो एसिड के पास 3-3 न्यूक्लियोटाइड का समूह होता है, जिसे हम जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं। एक जो है 3 न्यूक्लियोटाइड जो मिलकर के एक अमीनो एसिड का कोड बनाता है। तो ये यहां पर इसको ट्रिपलेट कोडान कहा गया। तो ये ट्रिपलेट कोडान जो जेनेटिक कोड होता है ट्रिपलेट कोड के रूप में उपस्थित होता है। इसमें जैसे अब चूंकि आरएनए चूंकि बनता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में, डीएनए से आरएनए बना, यहां पर एटीजीसी है, लेकिन अगर इसको आरएनए में कन्वर्ट कर दें तो इसको हम कह सकते हैं कि एयूजीसी कह सकते हैं, क्योंकि थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो चूंकि यहां पर ट्रांसक्रिप्शन होने के पश्चात जेनेटिक कोड का रोल आता है, तो क्योंकि यहां पर एमआरएनए जो बना उस एमआरएनए पर जो उपस्थित बेस है उस न्यूक्लियोटाइड को जो है कोडित करना है। तो यहां पर क्या होता है कि जो एयूजीसी है इसके आधार पर यहां पर 64 कोड बनते हैं। कैसे बनता है 64 कोड, इसका एक पूरा सा जो है खाका बनता है, तैयार कर लेते हैं। यहां पर एक छोटा सा खाका ये मान लेते हैं।
ये 4 इधर से 4 वर्टिकल, इधर फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर एंड थर्ड लेटर, U C A G, U C A G, यहां पर 4 है, U C A G, U C A G, U C A G, U C A G। तो एक समझा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना जो है उसको समझ जाएंगे कि जैसे फर्स्ट लेटर पहले यूज करेंगे U, सेकेंड U, थर्ड U, फर्स्ट U U C, U U A, U U G। तो इसी प्रकार से 4 4 8, तो सब मिलाकर के 16 ये कॉलम है, 16 इसमें कक्ष है, तो 16 चैम्बर में कुल मिलाकर के 64 यहां पर कोड बनेंगे। तो ये तो केवल समझने कि 64 यहां पर कोड जो है उपस्थित होता है, किस प्रकार से बनता है। फर्स्ट लेटर यूज करते हैं, सेकंड लेटर यूज करते हैं और थर्ड लेटर यूज करेंगे। जैसे मान लेते फर्स्ट लेटर यहाँ पर C है, तो C पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पर पहला U है और यहाँ पर पहला U है, फिर यहाँ पर C U C, C U A, C U G, इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए इसको करना है U C U, U C C, U C A, U C G। तो इस प्रकार से हम पूरा जो है 64 यहां पर भर सकते हैं, इस तरह से हम फिलअप कर सकते हैं। बात करते हैं यहां पर जो है जो यहां पर जेनेटिक कोड है, इसका जो विशेषता। जेनेटिक कोड तो समझ में आया कि जेनेटिक कोड क्या होता है, एक ट्रिपलेट कोडान है, जो कि जब mRNA बना था, जब वहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में डीएनए से mRNA बना था, तो उस mRNA पर एक जो है सीक्वेंस में जो है बेस पाए थे, तो वही जो बेस है उसके 3 जो है वहां पर जो न्यूक्लियोटाइड है वो मिल करके वहां पर एक जेनेटिक कोड का निर्माण करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो यहाँ पर जेनेटिक कोड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। जेनेटिक कोड की अगर विशेषताओं की बात करें तो इस विशेषताओं को चाहे अपना नोट कर सकते हैं। सबसे पहला इसकी विशेषता क्या है कि जो जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड, अगर सबसे पहली विशेषता की बात करें तो जेनेटिक कोड इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स, या अर्थात कह सकते हैं कि जो जेनेटिक कोड होता है उसके पास 3 न्यूक्लियोटाइड पाए थे। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं 3 का यहां पर पेयर बनाया गया है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड यहां पर उपस्थित होता है। दूसरा अगर हम बात करें इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सेकंड होता है जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। जो जेनेटिक कोड होता है इसमें ओवरलैपिंग की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, यानी इसमें अतिव्यापन नहीं होता है, ओवरलैपिंग क्रिया नहीं होती। तीसरा अगर हम बात करें तो कह सकते हैं जेनेटिक कोड इज कॉमा फ्री, इसमें जो है कॉमा भी नहीं पाया जाता। जैसे एग्जाम्पल बनाते हैं, ये देखिए, ये mRNA स्ट्रैंड है, 5 एंड पर यहां पर टोपिन शब्द संरचना अनकोड, और ये पॉली ए टेल 3। अब इसी पर जो उपस्थित है, जैसे मान लेते U है, C है, U है, G है, A है, U है, G C है, G है, U है, जो भी यहां पर है, इस तरह से यहां पर जो है हम जो है देख सकते हैं कि एक सीक्वेंस में लिखा है लेकिन कई बार कॉमा नहीं लगा, अर्थात जो जेनेटिक कोड होता है वो जेनेटिक कोड में कॉमा लेस होता है, यानी कॉमा फ्री होता है, इसमें कॉमा नहीं पाया जाता है। चौथा क्या है कि जो जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड इज डीजनरेट। अभी जेनेटिक कोड डीजनरेट क्या है? अब यहां पर एक चीज आए समस्या कि डीजनरेट क्यों है।
मतलब कि यहाँ पर त्रुटिपूर्ण क्यों है? इसलिए त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कोड जो बन रहा है वो 64 कोड बन रहा है। कुल कितने कोड बन रहा है? 64 कोड बन रहा है। लेकिन अमीनो एसिड की संख्या कितनी अगर हम बात करें तो ये 64 कोड जो है 20 प्रकार के अमीनो एसिड को जो है कोडित करता है। तो अमीनो एसिड की संख्या यहाँ पर केवल 20 है और कोड की संख्या यहाँ पर 64 है। तो 20 अमीनो एसिड जो होता है वो 64 कोड को यहाँ पर कोडित कर रहा है। तो किसी किसी अमीनो एसिड के पास 2, किसी के पास एक ही कोड होगा, किसी के पास 2 होगा, किसी के पास 3, अधिकतम 6 तक होते हैं। तो इस तरह से सभी में जो है डिजनरेट होता है, सभी में त्रुटियां हैं, सभी के लिए निश्चित नहीं है। किसी के पास एक ही कोड है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास अधिकतम 6 तक जो है कोड हो सकता है। इस तरह से जो जेनेटिक कोड होता है वो डिजनरेट फॉर्म में होता है। इसके पांचवा अगर हम पॉइंट बात करें तो जेनेटिक कोड जो होता है, जेनेटिक कोड इज ऑर्डर। जेनेटिक कोड क्या होता है? सीक्वेंस में होता है कि यहां पर जिस तरह बनाया सीक्वेंस में, ये जेनेटिक कोड क्या होता है? सीक्वेंस में पाया जाता है। छठा, जेनेटिक कोड की अगर हम बात करें, जेनेटिक कोड होता है जैसे यहां पर एक सीक्वेंस में है, तो जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड कंटेन्स स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन। जो जेनेटिक कोड होता है इसके पास एक स्टार्ट कोड भी होता है और जो है स्टॉप कोड होते हैं। अगर हम स्टार्ट कोड की बात करें तो उसकी बात समझ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्ट कोड होता है उसको हम इनिशिएशन कोड कहते हैं। जो स्टार्ट कोड होता है उसको हम इनिशिएशन कोड कहते हैं। इनिशिएशन कोड, इनिशिएशन कोड को स्टार्ट कोड के नाम से जानते हैं। स्टार्ट कोड ये इसमें होता है AUG, जो कि मेथियोनीन जो अमीनो एसिड है इसको कोडित करता है। मेथियोनीन अमीनो एसिड को कोडित करता है। इसी प्रकार एक टर्मिनेटरी कोड भी होता है, टर्मिनेटर कोड, टर्मिनेटरी कोड होता है। इस टर्मिनेटरी कोड को स्टॉप कोड भी कहते हैं, स्टॉप कोड। और ये यहां पर 3 होता है। UAG, इसको नाम दिया गया अंबर। UAG, UGA, इसको नाम दिया गया ओपल। और UAA, इसको नाम दिया गया है ओक्रे। तो इस तरह से जो है यहां पर एक इनिशिएशन कोडान होता है, इसको स्टार्ट कोड कहते हैं, जिसका नाम जो उसको AUG से दर्शाते हैं, जो मेथियोनीन का कोड है। टर्मिनेटरी कोड के पास कोई अपना जो है इसके पास जो एंटी कोड नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए इसको स्टॉप कोड कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, UAG, UGA, UA। UAG को अंबर कहते हैं, UGA को ओपल कहते हैं, UA को ओकरे के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ जेनेटिक कोड में क्या होता है? जेनेटिक कोड कंटेन्स स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन। आल्सो स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होता है। स्टार्ट कोड आएगा तभी जो है प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गई, ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। और जब स्टॉप कोड आ जाएगा तो वहीं पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक जाएगी और एक जो प्रोटीन बना वो प्रोटीन वहां पर बन करके बाहर आ जाएगा। सातवां अगर इसके अंदर पॉइंट की बात करें तो कह सकते हैं जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड क्या होता है? ये लगभग क्योंकि कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए, तो जो जेनेटिक कोड होता है वो सभी अद्वितीय होते हैं। सभी जेनेटिक कोड अद्वितीय होते हैं कि सभी जो यहाँ पर जेनेटिक कोड है, अगर हम कुछ वायरस को छोड़ दें तो जितने भी जीव उपस्थित हैं इस पृथ्वी पर, सभी में जो कोड है, जेनेटिक कोड है, वो सभी एक विशेष प्रकार के अमीनो एसिड को ही कोडित करता है और उसी अमीनो एसिड को कोडित करने के लिए वो जेनेटिक कोड पाया जाता है। तो सभी जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल है कि वो जो अपने स्पेशल अमीनो एसिड को ही कोडित करेगा, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ विषाणुओं को हम छोड़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, नियरली यूनिवर्सल होता है, हमने कंप्लीटली नहीं कहा, हमने कल की कहा नियरली यूनिवर्सल होता है। तो ये जो थी जेनेटिक कोड की जो है विशेषता है। तो सबसे पहले हमारे जो प्रोटीन सिंथेसिस उसमें सबसे पहले जो टॉपिक आने वाला था वो था जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड समझ में आया कि कैसा होता है, इसी पर बेस्ड है पूरा का पूरा ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक को, एक टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के चलेंगे, तब उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, दूसरा टॉपिक जो है हम लोग का है, नेक्स्ट आता है सेकेंड टॉपिक। इसी में अभी हम लोग ट्रांसलेशन ही चल रहा है, ध्यान रहे।
बेंचेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वर्क बेंचेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए सबसे पहले तो हमने जेनेटिक कोड पढ़ लिया, लेकिन उस जेनेटिक कोड पर अमीनो एसिड को लाएगा तो डायरेक्ट जेनेटिक कोड पर नहीं आएगा। कोई वहां पर कार्य करने वाला जो है, कोई ना कोई वहां पर मुख्य रूप से एक फ्रेमवर्क चाहिए, एक वर्क करने वाला कोई एक प्रणाली चाहिए जिस पर जो है अमीनो एसिड आएगा। तो उस अमीनो एसिड को लाने वाले की बात करते हैं। तो अभी उस अमीनो एसिड कौन सा आएगा, तो यहां पर जो यहां पर मेन होता है वर्क बेंचेज होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में वर्क बेंच का काम करता है, वो होता है राइबोसोम। वो होता है राइबोसोम। पढ़ भी चुके हैं कि राइबोसोम्स को जो है हम लोग जो है प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है राइबोसोम में होता है। अब यहां पर राइबोसोम की बात कर रहे हैं, तो राइबोसोम जो होता है, अब चूंकि यूकैरियोट्स की बात करें तो यहां पर एटीएस की बात करें, क्योंकि यूकैरियोट्स में लोग पढ़ रहे हैं तो एटीएस वाले राइबोसोम्स की बात किया जाएगा। एटीएस राइबोसोम्स की अगर हम लोग बात करें तो ये दो सब यूनिट इसमें होते हैं। एक छोटा होता है 40S होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। दूसरा जो होता है वो 60S होता है, जिसे लार्ज सब यूनिट कहते हैं, लार्ज सब यूनिट कहा जाता है। अब देखिए जो राइबोसोम होता है, इसमें से कौन सा सब यूनिट जो है स्टार्ट करता है, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। तो इसमें जो स्मॉल सब यूनिट होता है, जो 40S वाला होता है, ये इसमें वर्क बेंच का काम करता है। जो 40S वाला राइबोसोम होता है, इसे इस्तेमाल दें हम ये इस तरह से, ये मान लेते हैं 40S राइबोसोम है। कौन सा है? 40S राइबोसोम। 40S राइबोसोम में जो है 4 बाइंडिंग साइट होता है। ध्यान में 4 बाइंडिंग साइट है। एक सबसे पहला जो उस mRNA पर जा करके जुड़ेगा, इसको हम लोग नाम देंगे mRNA बाइंडिंग साइट। mRNA बाइंडिंग साइट होता है। इसके अलावा पहला बाइंडिंग साइट, इसके अलावा 3 और साइट होते हैं, 1 2 3। इसको कहते हैं ई साइट, पी साइट, ए साइट। सीक्वेंस में रहना चाहिए ई साइट एग्जिट साइट, पी साइट पेप्टिडाइल साइट, ए साइट अमीनो एसिड साइट। तो ये 3 यहां पर जो है और है, यानी 4 कुल बाइंडिंग साइट है। पहला mRNA बाइंडिंग साइट, दूसरा यहां पर ई एंड साइट, एग्जिट साइट भी कर सकते हैं। पी जो होता है इसको पेप्टिडाइल साइट कहते हैं, और ए साइट जो होता है इसको अमीनो एसिड साइट कहते हैं। तो ये यहां पर 4 बाइंडिंग साइट होता है। ये mRNA बाइंडिंग साइट जाकर के mRNA से जोड़ता है। तो ये यहां पर जो है प्रोटीन सिंथेसिस वर्क बेंच का काम करता है, जो राइबोसोम होता है। इसके अलावा अब ये क्वेश्चन फिर दिमाग में कि अमीनो एसिड को इस राइबोसोम पर लाया क्यों, क्योंकि ये तो जाकर के जुड़ जाएगा जो है mRNA से, mRNA स्ट्रैंड जो है उससे जुड़ जाएगा। लेकिन यहां तक जो है उस अमीनो एसिड को लाने का काम कौन कर रहा है, उसकी बात करते हैं। तो जो अमीनो एसिड लाने का काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो टीआरएनए होता है, ये यहां पर अमीनो एसिड कैरियर का काम करता है। इसका काम क्या है, जो अमीनो एसिड है इस अमीनो एसिड के कैरियर का काम कर रहा है, एक वेक्टर के रूप में काम कर रहा है। मींस अमीनो एसिड को लाने का काम कर रहा है। लाकर कहां जाएगा, यहां पर रखेगा। टीआरएनए के बारे में हम चूंकि इसके पिछले वाले पार्ट में जब राइबोसोम पढ़ा रहे थे तो वहां पर इसको बताए थे, लेकिन फिर भी जान ले टीआरएनए में यहां पर जो है कुल 4 साइट होते हैं। 4 यहां पर जो है आर्म्स होते कह सकते हैं, ये जी, ये 5 है, ये 3 पर हमने बताया था कि CCA साइटोसिन, साइटोसिन एडेनिन, ये यहां प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग जो यहां पर इसको एक्सेप्टर आर्म कहते हैं, एक्सेप्टर आर्म, एक्सेप्टर आर्म के नाम से इसको जाने थे हम लोग।
इसको जो हम लोग टी साइज सी आर कहते हैं, टी साइज सी आर, स्यूडो यूरिन, साइ मतलब स्यूडो यूरिन। इसको डीएचयू आर्म के नाम से बताए थे, डाइहाइड्रो यूरिन आर्म, डाइहाइड्रो यूरिन आर्म। और इसको एंटीकोड आर्म के नाम से जानते हैं, एंटीकोड आर्म। अब देखिए जो टीआरएनए होता है, अगर मान लेते सबसे पहले वैसे मेथियोनिन ही आएगा, क्योंकि हमने इसको जस्ट पहले बताया कि मेथियोनिन स्टार्ट कोड है। हाँ, रेयरली अगर हम बात करें, बहुत ही रेयर केस में अगर हम बात करें, तब की मैं कह रहा हूं जीयूजी, जो कि वैलिन का अमीनो कोड है, जेनेटिक कोड है, वैलिन अमीनो एसिड का, रेयरली कभी कभी वो स्टार्ट कोडान का काम कर सकता है। लेकिन रेयरली की बात कर रहा हूं, रेयरली जब मान लेते हैं कि माध्यम में एयूजी मिस मेथियोनिन का कोड नहीं है, उस कंडीशन में रेयरली जीयूजी जो वैलिन का कोड है वो स्टार्ट कोडान का कार्य कर सकता है। यह अपवाद स्वरूप है, जीयूजी याद रखिए। तो एक्सेप्टर आर्म क्या करता है, अब यहां से जीटीपी एनर्जी की सहायता से, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी की सहायता से जो भी यहां पर अमीनो एसिड से मान लीजिए मेथियोनिन आकर के यहां पर जुड़ गया, तो अब ये जो यहां पर बना है, तो मेथियोनिन अगर जुड़ता है तो मेथियोनिन का कोड पता है कि मेथियोनिन का कोड जो होता है मेट का, ये हमने बताया एयूजी। तो इसका जो अपोजिट होगा, यानी एंटी कोड इसका जो होगा, एंटी कोड पे हम बात करें, इसका एंटी कोड जो होगा इस एयूजी का, यानी यहां पर जो रहेगा ए का अपोजिट यू, ए का ए और इसका सी, यूएसी इसका एंटी कोड होगा। तो यहां पर अगर मेट जुड़ रहा है तो यहां पर जो आएगा वो आएगा यूएसी, ये यहां पर उपस्थित होगा। यानी यूएसी अपने कोड को ढूंढेगा कहां, एमआरएनए स्ट्रैंड पर, किसकी सहायता से, इस राइबोसोम की सहायता से। टीआरएनए क्या करता है, केवल अमीनो एसिड को लाता है, यहां पर जोड़ता है और ये जाकर के जुड़ता है राइबोसोम से। तो अब इसके यहां पर जो बनकर क्या, इसको हम नाम दे सकते हैं टीआरएनए मेट, या इसको कह सकते हैं मेट टीआरएनए अमीनो। यहां पर जो एंजाइम एक काम करता है, बिना एंजाइम के नहीं काम करेगा, विदाउट एंजाइम का फंक्शन नहीं करता है। तो यहां पर जो एंजाइम काम करेगा उसको नाम देंगे मेट टीआरएनए अमीनो एसिड सिंथेटेज। यहां पर जो मेथियोनिन को जोड़ रहा है उस एंजाइम का नाम हम देंगे मेट टीआरएनए अमीनो एसिड सिंथेटेज। इसी प्रकार से लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, तो उसी 20 प्रकार के लगभग जो टीआरएनए अमीनो एसिड सिंथेटेज अर्थात एंजाइम वहां पर उपस्थित होते हैं। तो ये यहां पर इससे जुड़ जाता है और ये इसका एक एंटीकोड यहां पर उपस्थित है, जिसका जो एंटीकोड होता है वही आकर कोड यहां पर जुड़ता है। अब ये यहां से आकर के इस पर जुड़ेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, यहां पर जो है हम लोग फेज ऑफ, यहां पर स्टार्ट करेंगे फेज ऑफ अमीनो एसिड या प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले समझ लें कि ये आएगा किस पर जुड़ेगा, हम इसकी पहले बात कर लेते हैं। अब ये जो यहां पर टीआरएनए आया, ये टीआरएनए आया सबसे पहले जो है, इसको छोटा सा बना देते हैं सीक्वेंस समझने के लिए। केवल ये मान लेते हैं टीआरएनए है यूएसी, तो सबसे पहले जो आकर के जुड़ेगा वो पी साइड से जुड़ेगा, ध्यान दें पी साइड जुड़ेगा। पहला जो यहां पर जो है मेथियोनिन का जो टीआरएनए है वो यहां पर मेट टीआरएनए अमीनो एसिड जो है मेट टीआरएनए वो आकर के किससे जुड़ेगा, वो पी साइड से जुड़ेगा और तब यहां से स्टार्ट होगा। लेकिन अब इसको स्टार्ट कैसे होगा उसको समझते हैं। मीन्स हम लोग स्टार्ट करते हैं फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस उसके फेज को यहां पर समझते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड याद रखिए, अभी इसको फिर से बनाएंगे हम। फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस की अगर प्रक्रिया समझे, जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़े थे, 3 चरणों में होती है, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। यहां पर भी सेम वही प्रोसेस आएगी। सबसे पहली स्टेप आएगी इनिशिएशन, इनिशिएशन
देखिए जो इनिशिएशन की प्रक्रिया होती है वो एक इनिशिएटर प्रोटीन की उपस्थिति में होता है। ये जो इनिशिएशन की प्रक्रिया होती है ये यहां पर प्रेजेंस ऑफ इनिशिएशन प्रोटीन, एक इनिशिएशन प्रोटीन की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि सबसे पहले यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका नाम देंगे प्री इनिशिएशन। सबसे पहले यहां पर बनेंगे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। देखिए जो इनिशिएशन की अगर प्रक्रिया की बात किया जाए तो इस इनिशिएशन की प्रक्रिया में पहला एक आता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। पहला टॉपिक इसमें ये पहला हो गया, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। देखिए जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स अभी जस्ट मैंने उसके पहले बताया कि जैसे मान लेते ये राइबोसोम है, 40S वाला राइबोसोम है, अभी 60S वाला नहीं जोड़ेंगे, ध्यान है ये एमआरएनए बाइंडिंग साइट था, ई साइट, पी साइट, ए साइट, ई पी ए, इसी से आकर के यहां पर जुड़ा है यू ए सी। ठीक है, तो जब आकर के जो टीआरएनए है मेट टीआरएनए वो आकर के उसके पी साइट से जुड़ जाए, ध्यान है पी साइट से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मेथियोनीन का जो मेट टीआरएनए है जो यानी जो वो टीआरएनए जो मेथियोनीन का वाहक होता है वो राइबोसोम के किस साइट से जुड़ता है, तो राइबोसोम के पी साइट से जुड़ता है, पेप्टिडल साइट से। ध्यान है यही एक ऐसा है जो पी साइट से जुड़ता है और बाकी कोई पी साइट से नहीं जुड़ेंगे, ध्यान है। तो ये इसको कहते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इसके पश्चात यहां पर जो है आएगा दूसरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या करेगा, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, मैं एक एमआरएनए बना रहा हूं, ये ठीक है, ये 5 एंड है, यहां पर टोपी सदस्य संरचना जैसे कि मैं बताया इसका नाम 7 मेथिल ग्वानिलेट है जो कि 3 फास्फेट समूह की उपस्थिति में आकर के इस 5 से जुड़ा है। इसके बाद कुछ अनकोड होते हैं और उसके बाद कोड होता है। इससे मान लेते सपोज करते हैं यू जी ए यू जी सी जी यू जी सी जी ए जी सी यू ए जी, इस तरह से मान लेते हैं पूरा कोड है पूरा, और पॉलीएटेल है, एडनिन एडनिन 3 अच्छा पूरा ये कोड रहेगा। अब इसके बाद ये जो यहां पर राइबोसोम है और जो यहां पर टीआरएनए ये यहां पर आएगा, इससे जुड़ेगा, तो उसके एमआरएनए बाइंडिंग साइट से ये आकर के यहां पर जो है जुड़ गया। ठीक है, ये जुड़ा ई पी ए, ई साइड पी साइड ए साइड, और यहीं पर आकर के ये जुड़ा है, तो इसको हटा देते हैं, लिखिए यू ए सी। अब ये यहां पर आकर के मेट टीआरएनए जो होता है ये यहां पर जुड़ा है। अब इसको कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जैसे ही आकर के जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना था मींस राइबोसोम और अमीनो एसिड, जैसे ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आकर के इस एमआरएनए के 5 एंड साइड से जुड़ता है, ये जो टोपी सदस्य संरचना है इसको इधर जाने से रोकती है, तो ये यहां पर बन जाता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर जो तीसरा स्टेप स्टार्ट होता है मूवमेंट ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, मूवमेंट ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या करेगा, ये मूव करेगा, ये जो पूरा राइबोसोम है ये राइबोसोम अब 3 एंड की ओर जो है मूव करना शुरू करेगा। अब जब मूव करेगा ये अपने कोड को ढूंढेगा, इसके पास यूएसी है, ये ढूंढेगा किसको, एयूजी को, तो एयूजी भी यहां पर है, तो जब तक वो वहां पहुंच नहीं जाता तो देखेंगे अगले स्टेप में, मान लेते मूव करा दिया हमने इसको
5 में अनकोड यू जी ए यू जी सी जी यू सी ऐसे सुआ। तो ये यहां पर अब थोड़ा सा जो आगे खिसकेगा, तो अब ये थोड़ा आगे खिसक करके ई पी ए, ये पी साइड पर है यू ए सी, और जैसे यूएसी अपने एयूजी को ढूंढ लेता है, अब जैसे एयूजी को ढूंढा, यहीं पर इनिशिएशन की प्रक्रिया समाप्त, यानी इनिशिएशन स्टार्ट हो गया, यानी कि अब यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होना स्टार्ट हो गया, और उसी समय आकर के यहां पर जो 60s आरएनए होता है, वो 60s राइबोसोम होता है, वो आकर के जुड़ जाता है और इस तरह से 80s राइबोसोम कंप्लीट करता है, और इसको कहते हैं इनिशिएशन कंप्लीट होना। अब दूसरा स्टेप यहां पर आते हैं, यानी कि दूसरा इनिशिएशन, और सेकंड है इलॉन्गेशन। अब सेकंड स्टेप है इलॉन्गेशन, तो इसको मिटा देते हैं। सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा इलॉन्गेशन का। अब इलॉन्गेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे यहां पर इनिशिएशन स्टार्ट हो गया, इसको अपना कोड मिल गया, एयूजी इसको मिल गया। अब एयूजी इस यूएससी ने इसको एयूजी को ढूंढ लिया, अब यहां पर स्टार्ट हुआ, पी साइड से जुड़ा था। अब यहां पर अगला जो यहां पर कोड है, यहां पर लिखते हैं इसको, अगला यहां पर जो कोड है CGU है, मीन्स ऐसा कोई अमीनो एसिड आकर के यहां पर जुड़ेगा, थोड़ा सा मूव करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और ये पहुंचेगा CGU की तरफ, हमने थोड़ा सा उसको मूव करा दिया। अब यहां पर CGU है, तो इसका जो है, जो यहां पर एंटी कोड होगा वो होगा GCA। अब यहां पर GCA वाला कोई एक आकर के जुड़े, आप ध्यान देंगे GCA, लेकिन ध्यान देंगे अभी ये मेट वाला मेथ्योनिन था ये। अब मान सपोज करते, इसका कोई वो नहीं है, कोई भी एक अमीनो एसिड हो सकता है, वैलिन आ रहा है कोई भी। अब यहां पर जो भी अमीनो एसिड आएगा वो ए साइड से जुड़ेगा, पी साइड से नहीं जुड़ेगा। ध्यान देना, हमने ए साइड पे जोड़ा है, पहला केवल पी साइड से जुड़ा था जब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन रहा था। अब जितने अमीनो एसिड आएंगे वो यहां पर आकर के जो उसके ए साइड होगा उस ए साइड से जुड़ेगा। सपोज करते हैं वैलिन, सपोज करते हैं, ठीक। तो अब ये यहां से जुड़ेगा, तो ये मेट जो मेथियोनिन है ये यहां से निकल जाएगा, इसमें हेल्प करेगा 28 SRRNA। इस एलॉन्गेशन की प्रक्रिया में जो 28 SRRNA होता है, ये 28 SRRNA जो होता है ये इसमें हेल्प करेगा 28 SRRNA, और यहां पर एक एंजाइम आएगा पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। इस पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम की सहायता से जो मेथियोनिन है, ये मेथियोनिन यहां से निकल करके इस वैलिन से जाकर के जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, जो मेथियोनिन है, इस मेथियोनिन का जो सी साइट है, सी साइट जहां तक कार्बोक्सिल ग्रुप, क्योंकि अमीनो एसिड को पढ़ चुके हैं, अमीनो एसिड जो होता है एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप, एक तरफ एमीन ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ कोई पार्श्व समूह होता है, ये होता है। तो मेथियोनिन का सी साइट, और जो अगला जिसमें होता है, इस मान लीजिए वैलिन है, मान लिया सपोज करते एग्जांपल, इस वैलिन का जो है एन साइट आपस में इस पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम की सहायता से इसको जोड़ता है, और ये यहां पर बना लेता है पेप्टाइड बॉन्ड, ये बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड से यहां पर जुड़ गया और ये खाली हो गया, जो टीआरएनए वो खाली हो गया। अब थोड़ा सा मूवमेंट और होगा, मतलब अगले मूवमेंट को दर्शा दे, नीचे दर्शा दे रहे हैं, थोड़ा सा और आगे मूवमेंट करेगा। 5 अनकोड यू जी ए यू जी सी जी यू सी ए जी यू जी सी, इस तरह से है। तो अभी थोड़ा सा और आगे खिसकेगा, अब ये पहुंच जाएगा लगभग जो है सी जी यू, ये कोड हो चुका है, ये आ जाएगा लगभग यहां पर, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा सा और ये आगे किसका एक केस आता है ई पी ए। अब यहां पर क्या होगा, ये जो खाली वाला है ये ई साइड में पहुंच जाएगा, जो ओपन है,
और ये जो वैलिन और मेथियोनिन वाला है अब ये यहां पहुंच जाएगा, वैलिन और इससे जुड़ा है मेथियोनिन। अब ए साइड खाली हो गया। फिर अब ये इलांगेशन की प्रक्रिया चल रहा है। अब मान लेते हैं अगला जो कोड है, तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके CGU CAG, तो यहां पर जो आएगा वो आएगा GUC। एक ऐसा एंटीकोड वाला टीआरएनए आएगा जिसका कोड होगा CAG। अब सपोज करते हैं मान लेते हैं सेरीन हो, मान लिया। अब ये वैलिन क्या करें, अब ये यहां से वैलिन निकलेगा और वैलिन मेथियोनिन दोनों एक साथ जुड़ चुके हैं। अब ये यहां पर इससे आकर के जुड़ जाएगा वैलिन और मेथियोनिन। ये यहां से जंप करके यहां पहुंचा, कौन हेल्प कराया, पेप्टिड ट्रांसफेरेज एंजाइम की सहायता से ये जंप करके पहुंच गया सेरीन के जो एन साइट है उससे जाकर के जुड़ गया और अब ये भी खाली हो गया। अब ये यहां पहुंचा, फिर ये थोड़ा सा मूव करेगा, यानी अगले स्टेप पे चलते हैं, थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं। फिर मान लेते हैं ये 5 है, फिर वही चीज UGA UGC GUCA GUGC, उसके बाद AUAG। अब ये थोड़ा सा और आगे खिसकेगा, यहां तक हो गया, एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब थोड़ा सा और आगे खिसकेगा और ये पहुंच जाएगा यहां पर, ये मूवमेंट करेगा ई साइड ए साइड। अब देखिए ये वाला जो है ये बाहर निकल जाएगा, ये यहां पर निकल गया साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म निकल जाता है जो खाली वाला टीआरएनए। ये टीआरएनए अब एकदम पूरी तरह इस पर कोई भी अमीनो एसिड नहीं है, वो खाली वाला साइटोप्लाज्म चला गया। अब फिर से लाने के लिए चला गया, यानी कि ये लगातार जाते हैं लेकर के आते हैं क्योंकि कैरियर पे काम करते हैं। और ये जो है ये वाला पहुंच गया ई साइड पर और ये वाला पहुंच गया अब जो है पी साइड पर। कौन कौन से जुड़े हैं, सेरीन है, वैलिन है, मेथियोनिन, ये सब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। अब ये फिर ए साइड खाली हो गया, ए साइड खाली हो गया। अब इसको कोडित करना है, यहां तक हो गया था, ये क्या नाम है, UCA CAG तक हो गया था, ठीक है। अब यहां पर UGC है, तो यहां पर कोड जो है U का ACG, इस प्रकार कोई। अब मान लेते हैं ये हो सकता है कि जैसे कोई एग्जांपल देना हमें बस, ठीक है, ये ध्यान रहे कि मान लेते हैं ल्यूसीन है। अब ल्यूसीन है, अब ये सब फिर से निकल करके सेरीन मेथियोनिन, ये आगे किससे जुड़ जाएगा, सेरीन जुड़ा, वैलिन जुड़ा, मेथियोनिन जुड़ा। इसमें हेल्प करता है GTP, जो एनर्जी है वो एनर्जी को वैलिन ट्राइफॉस्फेट की उपस्थिति में मिलता है। अब ये यहां पर पहुंच गया, अब फिर ये क्या होगा, फिर एक 4 हो गया अमीनो एसिड, फिर ये मूव करेगा, ये थोड़ा सा और मूव करेगा, इसको मूव करा देते हैं, इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे मूव किया। ये 5 अनकोड UGC। अब देखिए ये यहां से अब थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, ये यहां से खिसकते हुए चला गया यहां, ई साइड, पी साइड, ए साइड। अब यहां पर AUAG आ गया। हमने पहले बताया कि 3 इसमें टर्मिनेटरी कोडॉन है, UAG, UGA, UAA। UGA, UAG और UAG ये टर्मिनेटरी कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन है, यानी इसके पास इसका कोई कोड नहीं होता है, इसका कोई एंटी कोड नहीं है। अतः यहां पर जो है आप देखेंगे तो ई साइड तो कुछ है और ये बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया ये वाला, और ये इस पर आ गया और ये वाला इस पर आ जाएंगे। कौन कौन है, ल्यूसीन है, सेरीन है, वैलिन है, मेथियोनिन। अब इसके पास UAG है। अब UAG का अपना कोई एंटीकोड नहीं है, अतः यहां पर अब कोई नहीं जुड़ेगा और यही पर प्रक्रिया स्टॉप है। यानी तीसरे पॉइंट पहुंच जाएंगे हम लोग, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि यहां पर जो है 3 टर्मिनेटरी कोडॉन जो हमने बताया 3 है। टर्मिनेटरी कोडॉन की अगर बात करें तो 3 टर्मिनेटरी कोडॉन होते हैं, जैसे UAG, UGA और UA।
अब इन तीनों डायमेट्रिक कोडॉन में से कोई भी आकर के अगर जो है यहाँ पर उपस्थित होता है तो वहीं पर यह प्रक्रिया रुक जाती है और ये जितना यहाँ पर अमीनो एसिड जुड़ा है उससे एक जो है प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है जो प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में 3 चरण है, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। लेकिन इन सबको जानने से पहले जेनेटिक कोड को जानना आवश्यक था, राइबोसोम को जानना आवश्यक था, टीआरएनए को जानना आवश्यक था, तब जाकर के और एमआरएनए को जानना आवश्यक था जब जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में बना था। और उसी एमआरएनए स्ट्रैंड पर ये खिसकता हुआ मूवमेंट होते चलता रहता है और चलते हुए ये यहाँ पर जो है लगातार जो अमीनो एसिड एक बार आगे की हो जाता है, फिर पीछे खिसकता है, फिर आगे जाते हैं। तो इस प्रकार से जुड़ते रहते हैं, सैकड़ों अमीनो एसिड जुड़ रहा है और अंतिम में एक जगह ऐसा आ जाता है कि इन तीनों में से कोई एक कोड आ गया, वहीं पर वो स्टॉप हो गया और जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और उतने अमीनो एसिड का एक प्रोटीन बन करके कंप्लीट हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम बात करें, पूरे ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में कुल 30 से 60 सेकंड का टाइम लगता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझाने में इतना देर लगा है, उस पूरी प्रक्रिया में 30 से 60 सेकंड यानी 1 मिनट से भी कम समय लगता है इस पूरी प्रक्रिया को होने में। तो ये हम लोग का जो टॉपिक था आज का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि ट्रांसलेशन का एक प्रक्रिया है। ट्रांसलेशन को माना जाता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। पहले ट्रांसक्रिप्शन पढ़े थे जिसमें डीएनए से एमआरएनए बना, अब यहाँ पर पढ़े थे ट्रांसलेशन जिससे जो है एक प्रोटीन का संश्लेषण हो गया, अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई भी मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन हो दिमाग में हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर उसमें दिया है या फिर जो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको जल्द से जल्द उसको जो है जो भी समस्या होगी उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।